नमस्कार, मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीएचएसआई सोनीपत से आप सभी का एडुसेट के एक और सेशन में स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी तक अम्ल, क्षारक, अणु, लवण के काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा है कि एसिड्स या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। उसी के विपरीत बेसिस या क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और सोपी, चिकने से टाइप के होते हैं और साथ ही वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल वे में घर की बहुत सारी चीज़ों के साथ आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाई कि किस तरह के पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं या एसिडिक होते हैं या किस तरह के पदार्थ बेसिक होते हैं। तो उससे आपको पता चल गया कि सूचक क्या होते हैं। सूचक के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया। सूचक का ही एक और रूप हल्दी, टर्मरिक टेस्ट भी मैंने आपको कपड़े के माध्यम से, कागज के माध्यम से आपको करके दिखाया और ये बताया कि जब हल्दी के अंदर क्षारिक या वॉशिंग पाउडर जब जाता है तो वो हल्दी को रेड ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है और जब हम उसी को दोबारा से उसमें कोई एसिडिक चीज डाल देते हैं, अम्लीय प्रकृति की कोई चीज जैसे कि नींबू का रस डाल दें तो वो दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाता है और सेम कलर में चेंज हो बताया कि अम्ल की जो सभी तरह के अम्लों में क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। उसी कड़ी में मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि बेसिस की क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। बेसिस जब धातुओं के साथ या धातु कार्बोनेट के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है। अम्ल भी इसी तरह से जब धातु के साथ या धातु बाइकार्बोनेट के साथ या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो किस तरह से किस अभिक्रिया में कन्वर्ट होते हैं, क्या वो नए पदार्थ बनाते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती हैं, जो बेसिकली एक ऐसी चीज जो सभी अम्लों में कॉमन होती है। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे जिंक के ग्रेन्यूल्स जब HCl उसमें रिएक्ट किया तो उसने ZnCl2 बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाई। तो इसको भी मैंने आपको किस तरह से बताया था आपको प्यारे बच्चों, मैंने ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था लास्ट वीडियो में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या यौगिक या पदार्थ एसिडिक होते हैं। चलिए जानते हैं इसी को एक अभिक्रिया कहते हैं। पर इसी अभिक्रिया से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि इसी अभिक्रिया से आपको ये पता भी चलेगा कि एसिड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, मतलब एक्वा सॉल्यूशन उनका बनता है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, H+ आयन और साथ में हाइड्रोजन के धनात्मक आयन वो देते हैं, साथ में क्लोराइड आयन देते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें H2SO4 का, तो जब वो पानी में डिसॉल्व होगा तो वो भी 2H+ आयन और SO4 2- आयन लिबरेट करता है। तो इससे जब हम कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई एसिड के थ्रू, जब भी किसी अम्ल के थ्रू हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो H+ आयन लिबरेट करेगा और अगर वो H+ आयन लिबरेट नहीं करता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस नहीं है। बेशक उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट हो, फिर भी वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है तो वो अम्लीय प्रकृति का नहीं है।
आपको समझाई 2.8 एक्टिविटी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसी एक्टिविटी को हम थोड़ा सा इजीएस्ट वे में करके देखते हैं। सबसे पहले हम उसके लिए क्या लेंगे, बैटरी लेंगे। उसके बाद हमने क्या लिया है, 2 नेल्स लिए हैं, कील लिए हैं आयरन के। इसके बाद हमने वायर्स लिए हैं और साथ में एक एलईडी लाइट का एक पैनल सा है वो लिया है। चाहे तो आप एक सिंपल बल्ब वाली एलईडी लाइट ले सकते हैं। इसमें 2 वायर्स कनेक्टेड है जो कि सर्किट को कंप्लीट करने में काम आएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है डिस्टिल्ड वाटर और इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में ड्रॉपर हेल्किन। तो चलिए बच्चों अपने सर्किट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं, और HCl डालने के बाद उस वाटर में क्या चेंजेस आते हैं, हिसाब से हम देखते चलते हैं। तो आइए बच्चों, मैंने अभी एक सर्किट आपके लिए तैयार करके रखा है, उस जिसमें हमने दोनों टर्मिनल्स को लाइट के साथ लाइट की दोनों तरफ वायर के साथ और साथ साथ आयरन नेल्स के साथ कनेक्ट करके रखा। और ये अभी तक जो सर्किट है क्या है, ओपन सर्किट। अब देखते हैं जरा सर्किट को कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। लाइट जलने लगी, इसका मतलब ये सर्किट हमारा पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अब हम इसी सर्किट को लेकर के, इसी आयरन नेल्स को लेकर के इनको कहाँ डालते हैं, हम पानी डिस्टिल्ड वाटर के बीकर में डालते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। जब हमने इस सर्किट को पानी के थ्रू, डिस्टिल्ड पानी के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करने की कोशिश की तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी आयंस का आदान प्रदान नहीं हुआ है, आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई फ्लो नहीं हुआ, नहीं तो लाइट यहाँ जरूर जलती। तो आयन, अगर लाइट यहाँ नहीं जलती हुई दिखाई दे रही है, दैट मीन्स आयंस का लिबरेशन नहीं हुआ, आयंस नहीं बने और ये पानी जो है वो प्योर है, जिसकी वजह से लाइट नहीं जली। अब मैं क्या करती हूँ, इसी पानी में, इसी डिस्टिल्ड वाटर में कुछ थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ ड्रॉप्स HCl की डालती हूँ, एसिड की। तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस का एक्सचेंज ना होने की वजह से लाइट नहीं जली थी, बट क्या HCl की कुछ ड्रॉप्स डालने से इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। देखिए लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि HCl जो डिस्टिल्ड वाटर इस सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाया था, HCl के जाते ही डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपने H+ और Cl नेगेटिव आयंस, हाइड्रोजन के धनात्मक और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन लिबरेट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ। सर्किट कंप्लीट होते ही लाइट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो इस तरह से बच्चों आप भी घर की छोटे छोटे आइटम्स को यूज करके घर में ही या अवेलेबल होने पर लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को करके देखिए, जिससे आपकी स्टडीज इंटरेस्टिंग होती चली जाए और आपको एसिड्स बेसिस का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से कंप्लीट मिलता है। धन्यवाद। तो आइए बच्चों, अम्ल की कुछ और बातों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ाते हैं। अब मैं एक और क्रियाकलाप के माध्यम से आपको अम्ल की एक खास बात बताना चाहूंगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको वर्बली उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के अंदर जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या शांत सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये अभिक्रिया सामने आएगी।
क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम सल्फेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उस टेस्ट ट्यूब से बाहर ना निकले, वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉर्क लगा करके एक डिलीवरी ट्यूब के साथ उसको हम, क्योंकि हमें आगे टेस्ट करना है, हम क्या करेंगे, उस डिलीवरी ट्यूब के कॉर्नर पर हम लिटमस पेपर को 1 बाय 1 पहले ड्राई लिटमस पेपर को लेके जाएंगे और फिर वेट लिटमस पेपर को, मतलब थोड़ा भिगो करके लिटमस पेपर को लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि वो लिटमस पेपर, आप ये अभिक्रिया कर भी सकते हैं बहुत इजीली। जब वो ड्राई लिटमस पेपर जब उसके पास जाएगा, डिलीवरी ट्यूब के पास, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब बाहर निकलेगी, लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी, तो वो कोई चेंज नहीं क्रिएट करेगी। और जैसे ही हम भीगा हुआ या शुष्क लिटमस पेपर को उस ड्राई HCl गैस के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, मींस डिलीवरी ट्यूब के उस छोर के पास लेके जाएंगे, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अभिक्रिया हमें क्लियरली शो करती है कि HCl जब पानी में जाएगा तो वो ये अभिक्रिया सामने आएगी। अब ये अभिक्रिया होगी, क्यों ऐसा होगा, ये कहलाते हैं हाइड्रोनियम आयंस। एक्चुअल में हाइड्रोजन क्लोराइड जो HCl H+ आयन रिप्लेट करेगा, वही H+ आयन इसके साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयंस या हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करते हैं। ये एक अभिक्रिया जो इंटरनली होती है वो आपके साथ। एक और बात बता दूं मैं कि हाइड्रोजन आयन की अपनी एक स्वतंत्र कोई पहचान नहीं है। या तो हम उसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन के साथ हम एक्वस शो करेंगे, एक्वस मतलब वो पानी में डिसॉल्व है, या हम हाइड्रोनियम आयन ही शो करेंगे, इसकी एक पहचान है। और ये ही शो करता है कि एवरी एसिड लिबरेट्स H+ आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या ऑन रिएक्टिंग इन वाटर, या ये कह सकते हैं कि हर अम्ल का विलयन जो है वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयंस लिबरेट करता है। अब हम एक्टिविटी 2.9 करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2.9 एक्टिविटी के अंदर आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ आपको थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड की भी जरूरत पड़ेगी ड्रॉपर, अगर आपको नीड है तो। साथ में ये एक कॉर्क, और कॉर्क के साथ एक ट्यूब लगी हुई जो कि गैस कलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगी, साथ में कुछ लिटमस पेपर। तो आइए हम इस विक्रिया को करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ अमाउंट में हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया है, और सोडियम क्लोराइड के अंदर हम चाहें तो ड्रॉप वाइज, और नहीं तो हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही सोडियम क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभिक्रिया आपको सामने दिखाई दे रही है। गैस बाहर निकलने लग गई है। इस गैस को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों अभिक्रिया के दौरान जो बनता है वो क्या बनता है बच्चों, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। जब हम इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास लिटमस पेपर को लेकर के जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं नजर आ रहा। क्या करते हैं हम, इसके लिए थोड़ा सा लिटमस पेपर को हल्का सा मॉइस्ट कर लें। जब मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर को, थोड़ा सा शुष्क लिटमस पेपर को इसके पास लेकर के गई तो आपने देखा कि ब्लू लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड में कन्वर्ट हो गया। और कितनी प्यारी रिएक्शन इसने दी है। तो इस अभिक्रिया से आपको क्या पता चलता है कि ड्राई एसिड जब तक ड्राई कंडीशन में है, पानी के साथ उसका कहीं कांटेक्ट नहीं है,
तब तक वो अपने हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट नहीं करता, और जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आए वहीं पर हाइड्रोजन आयंस को लिबरेट करना उसने शुरू कर दिया। तो मुझे आशा है बच्चों आपको इस तरह से रोचक एक्सपेरिमेंट्स देख करके एक उत्सुकता सी नजर आ रही होगी, और आप अपने टीचर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक करेंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में अगर हम बात करें बेसिस की, क्षारकों की, तो क्षारक जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो Na+ आयन और अपना धातु का धनात्मक आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करते हैं। ऐसे ही बात करें KOH की, तो वो भी पानी में डिसॉल्व होने के बाद K+ और OH नेगेटिव आयन। एक बात और जो मैंने शायद पहली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि जो क्षारक पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, उनको हम कहते हैं क्षार या एल्कली। हर क्षारक पानी में पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाता। कुछ क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उनके एग्जाम्पल हैं, वही पानी में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं और क्षार या एल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। तो सभी क्षारक तो हो सकते हैं, पर सभी क्षारक क्षार हो ये जरूरी नहीं। जो क्षारक पानी में पूरी तरह घुलनशील होंगे, दोबारा बता रही हूं, वही आपको क्षार कहते हैं। आपको ये पता चल गया कि एसिड्स पानी में घुलने के बाद, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद H+ आयन रिलीज करते हैं और क्षारक OH- आयन रिलीज करते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया की, उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी जैसे कि आप कह सकते हैं NaOH + HCl ऐसा होता है। हमने बार बार बताया है कि जब एसिड बेस के मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ से जो ये H+ आयन रिलीज होते हैं और यहाँ से जो OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, वो दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ इन्हीं एसिड और बेसिस के लिए नहीं, किसी भी एसिड और बेस के लिए एक जनरल एग्जांपल है MOH + HX gives MX + H। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है हमारी न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों इसी कड़ी को अब थोड़ा सा बहुत ही सावधानी पूर्वक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक छोटी सी बात, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में या घर पर भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जल में कोई भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड खासतौर से, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जल में हम एसिड या बेस मिलाते हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊष्मा बाहर निकलती है और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को या हमारे छलक के कोई भी एसिड या वो बाहर आ सकता है और वो हमारी बॉडी पर या हमारे कपड़ों पर नुकसान क्रिएट कर सकता है। तो ये एक जो प्रिकॉशन है आपने देखा होगा, आपके टीचर्स आपको दिखाएंगे कि एसिड्स और बेसिस की जो बॉटल्स होती हैं उन पर ये लिखा होता है कि एक प्रिकॉशनरी एक एडवाइस लिखी होती है कि इनको जरा यूज करें तो ध्यान से करें। बाय द वे इसके लिए मैं आपको इसी कड़ी में ये जरूर बताना चाहूंगी, जल में एसिड या बेस मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइल्यूशन। मतलब जब हम किसी भी
एसिड में पानी को मिक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसे तनुकृत करना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम डाइल्यूशन या तनुकरण अभिक्रिया। तो जहां हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की या बेसिस की जरूरत नहीं होती, वहां हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी का अमाउंट उसमें मिला लेते हैं और उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। छोटी क्लासेस में हम जनरली आप लोगों को एडवाइस करते हैं, साथ साथ आपको अवेलेबल भी डाइल्यूट एसिड्स या डाइल्यूट बेसिस ही कराते हैं। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड प्रॉपरली सांद्र या कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड या बेस प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आप कर सकते हैं अपने घर पर, उन एक्सपेरिमेंट्स को आप करेंगे और साथ ही इनके नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई भी एसिड या बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक होता है और उसकी स्ट्रेंथ को हम किस रूप में पढ़ते हैं, किसके माध्यम से पढ़ते हैं। एक पीएच पेपर और पीएच वैल्यू का आपको डिस्कशन पूरी तरह किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आइए बच्चों, अब जो हमने आज पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया, इसका कुछ होमवर्क आपको देने की मैंने आज ट्राई किया है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस जो कि हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, हमारे अभ्यास के क्वेश्चंस में भी है, मैंने उन्हीं को आपको होमवर्क के रूप में डाला है। और मैं थोड़ा सा उनका ब्रीफ डिस्कशन भी आपके सामने करना चाहूँगी, जिससे कि आपको आंसर्स लिखने में कोई भी परेशानी ना आए। और दूसरा, आप अपने नोट्स ज़रूर साथ साथ तैयार करते रहिए और क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैं आपको दे रही हूँ होम असाइनमेंट के लिए करते जाइए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होती ही रहेगी। बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं देना चाह रही हूँ, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा नहीं करते। बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में जाने के बाद क्या करते हैं कि वो H+ आयन्स रिलीज़ करते हैं। जलीय विलयन में वो आयनीकृत हो जाते हैं और H+ आयन रिलीज़ करते हैं। जैसे कि HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन में जाती है H+ या हम कह सकते हैं एक्वस H+ या H3O+ आयन्स रिलीज़ करता है, साथ में क्लोराइड आयन्स रिलीज़ करता है। सिमिलरली HNO3 जो है वो H3O+ आयन रिलीज़ करता है और साथ में NO3 नेगेटिव आयन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो अपने H+ या H3O+ आयन्स रिलीज़ करने की वजह से वो अपना अभिलक्षण शो करते हैं, अम्लीय अभिलक्षण। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो अम्लीय अभिलक्षण इसलिए नहीं शो करते क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन नहीं देते जलीय विलयन में। इसके बाद बात करेंगे हम, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन बच्चों इसीलिए करता है क्योंकि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर के आयन बनाते हैं और इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत का चालन हो पाता है। तो आप इसके लिए एक एक जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ विद केमिकल इक्वेशन, जो भी उसमें जरूरत पड़े उनके साथ आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदल पाती है। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, जल की अनुपस्थिति के कारण उनका आयनीकरण नहीं हो पाता, जिसके कारण H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं और H+ आयन की अनुपस्थिति के कारण यह अम्लों की तरह कार्य नहीं करती है। अम्ल को तनुकृत करते समय ये अनुशंसित क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए और जल को ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि बच्चों अम्लों की जो जल में अभिक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए अम्लों को तनुकृत करते वक्त अम्ल को बूंद बूंद करके जल में मिलाते हैं, जिससे ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न हो और कोई हानि ना पहुंच पाए। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित की जाती है। जल में अम्ल मिलाने पर इसमें H+
और H3O प्लस आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है बच्चों। यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है और इस तरह से अम्ल तनुकृत हो जाते हैं। ये इसी पार्ट में कुछ लाइंस में यही आंसर आपको मिलेगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो इसमें OH आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन से ही बढ़ती जाती है, जैसे कि अभी हमने अम्लीकृत तनुकृत वाले पार्ट में पढ़ा। तो बच्चों मैंने थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दे दिया है और इसी तरह से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो आपने आज अपना लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इनके क्वेश्चंस बहुत ही तरीके से बड़ी कंप्लीटली इनके आंसर्स आपने कॉपी में करने हैं और अपने टीचर्स को चेक करवाने हैं। धन्यवाद।